जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी के सेशन में। अभी के इस सेशन में हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के अंतर्गत जिस नए टॉपिक का आज से हम शुरू करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है देवनागरी लिपि का विकास। तो आप लोगों के सिलेबस में जो आपका एग्ज़ाम होना है वीडियो बीपीडीओ का, उसके अकॉर्डिंग ही हम हिंदी को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो दूसरा नंबर का जो टॉपिक दिया है उसका नाम है लिपि एवं वर्णमाला। उसके अंतर्गत जो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो हमने पढ़ना है देवनागरी लिपि का विकास, दूसरा देवनागरी लिपि के गुण दोष, तीसरा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो इतनी सी बात है दोस्तों। और आज के इस सेशन में हम जो ये लिपि वाला जो टॉपिक आप लोगों के पास दिया गया है इसको हम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लिपि। लिपि क्या होती है? पहले हेडिंग डालोगे आप लोग लिपि। इसमें आप लोग लिखोगे भाषा को लिखने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को लिपि कहते हैं। उसके अलावा आप लोग लिखोगे अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। तो जो बातें मैंने यहाँ पर लिखी है उनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिपि क्या होती है दोस्तों? लिपि भाषा को लिखने के लिए जिस पद्धति को, ठीक है, यानी कि जिस राइटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? लिपि कहा जाता है। तो ये आपके सामने लिपि की परिभाषा है, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। अब इसके बाद आप लोगों ने जो अगली हेडिंग डालनी है वो डालनी है देवनागरी लिपि का विकास। अब हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा समझना है कि किस तरीके से देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए देवनागरी लिपि का विकास। तो जो देवनागरी लिपि की जो आदि जननी है उसे माना जाता है किसको? ब्राह्मी लिपि को। और सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था वो किया था वैदिक आर्यों ने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे देवनागरी लिपि का विकास। तो सबसे पहले आप डालेंगे ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो इस ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किसने किया था? आर्यों ने किया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस ब्राह्मी लिपि की भी दो भाषाएं हैं, प्रयोग लिख लेना आप लोग। वैदिक आर्यों ने, ठीक है, वैदिक आर्यों ने प्रयोग किया। अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे? एक साइड लिखोगे उत्तरी
ब्राह्मी लिपि, 2 शाखाएं थी इसकी ब्राह्मी लिपि की, और एक साइड आप लोग लिखोगे क्या, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो आप लोगों ने क्या करना है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि इसको तो छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो अपना क्रम जो हमने यात्रा करनी है वो कहाँ तक की करनी है, देवनागरी लिपि तक की करनी है। तो जो कहीं ना कहीं इसकी हायरार्की में जो देवनागरी लिपि है उसकी हायरार्की में कौन आती है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि आती है। तो हम इसके आगे ही पढ़ेंगे चीज़ों को। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से विकास होता है गुप्त लिपि का। अभी मैं आप लोगों को इंड में इसके लिए जो महत्वपूर्ण लिपि है, जो विकास क्रम है देवनागरी लिपि का, उसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गुप्त लिपि के बाद आती है सिद्ध मातृका लिपि। गुप्त लिपि के बाद किस लिपि का विकास होता है, सिद्ध मातृका लिपि का विकास होता है, ठीक है। सिद्ध मातृका लिपि से विकास होता है कुटिल लिपि का। किस लिपि का, कुटिल लिपि का, ठीक है। अब इस कुटिल लिपि से विकास होता है, एक होता है किसका, नागरी लिपि का, क्लियर है, और दूसरा होता है शारदा लिपि का। किस लिपि का, शारदा लिपि का। और शारदा लिपि के अंतर्गत 4 लिपि आती है, वो कौन कौन सी है लिख लेना आप लोग। एक आती है आपका गुरुमुखी लिपि, ठीक है, कौन सी लिपि, गुरुमुखी। अगर आपसे पूछे कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद आती है कश्मीरी लिपि, एक लिपि कौन सी है, कश्मीरी लिपि। और एक आती है आपकी लहंदा लिपि, ठीक है, और एक आती है आपकी टाकरे लिपि। कौन कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि, लहंदा करना आप इसको, लहंगा नहीं, लहंदा लिपि और टाकरे लिपि। ये किसके अंदर आती है, ये आती है शारदा लिपि के अंदर। और जो हमने देवनागरी लिपि जो हमें मिलेगी वो मिलेगी नागरी लिपि से, ठीक है। तो अभी हमने इस फ्लो चार्ट को आगे जारी रखना है, उससे पहले जितनी ये चीजें हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास। तो जो आदि जननी मानी जाती है देवनागरी लिपि की, वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, किन के द्वारा किया गया था, वो किया गया था वैदिक आर्यों के द्वारा। इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं हैं, एक उत्तरी ब्राह्मी लिपि है, एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, ठीक है, कौन कौन सी लिपि आती है, माफ कीजिएगा, तो आती है, सबसे पहले आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद विकास होता है सिद्ध मातृका लिपि का, और सिद्ध मातृका लिपि के बाद विकास होता है कुटिल लिपि का। और कुटिल लिपि के अंतर्गत दो लिपि आती है, एक आती है शारदा लिपि और एक आती है नागरी लिपि। तो शारदा लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी लिपि आती है, गुरुमुखी आती है, कश्मीरी आती है, लहंदा आती है और आपका टाकरी आती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब जो आगे देखना है दोस्तों हमने कि जो नागरी लिपि है उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो चलिए, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अब नागरी लिपि। अब इसके फ्लो चार्ट को हमने यहां पर समझना है। हेडिंग आप लोग डाल दीजिए अब नागरी लिपि। नागरी लिपि के अंदर 2 शाखाएं हैं इसकी, एक है इसकी पश्चिमी शाखा और एक है इसकी पूर्वी शाखा।
अब देखिए पूर्व पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा के अंदर कौन कौन सी लिपि आती है। अब देखो जो ये नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा है इसके अंदर आती है आपका देवनागरी लिपि, एक आती है देवनागरी लिपि, ठीक है। दूसरा आती है आपका एक राजस्थानी लिपि, तीसरा आता है आपकी गुजराती लिपि, ठीक है, एक ही शाखा के अंदर है। चौथा आती है आपकी कौन सी, महाजनी लिपि, और पांचवी आती है आपकी कैथी लिपि, ठीक है। उसके बाद जो पूर्वी शाखा है उसके अंदर आती है क्या, एक आती है बांग्ला लिपि, दूसरी आती है असमी लिपि, और तीसरी आती है उड़िया लिपि। ये 3 लिपि आती है। उसके बाद उसके अलावा जो मैं आप लोगों को पूरा निचोड़ बताऊंगा इन लिपियों का, वो मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा। तो इससे पहले इसको देख लो आप, नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि से ही विकास होता है आगे किसका, देवनागरी लिपि का। तो नागरी लिपि जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, एक पश्चिमी शाखा एक पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के अंदर जो लिपि आती है वो आती है देवनागरी लिपि, आपकी राजस्थानी लिपि, आपकी गुजराती लिपि, आपकी महाजनी लिपि और आपकी कैथी लिपि। क्लियर है। उसके अलावा बात करें हम पूर्वी शाखा की, तो इसके अंतर्गत आती है बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि, ठीक है। तो पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा है किसकी, नागरी लिपि की। तो ये हमने पूरा का पूरा विकास क्रम देखा किसका, किस भाषा, किस लिपि का, देवनागरी लिपि का। तो अब आप लोग मैं आप लोगों के सामने एक निचोड़ बताने वाला हूं, और जिस तरीके से जो कर्म आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है उसको मैं आप लोग यहां पर बता रहा हूं। आप लोगों को क्या करे एग्जामिनर, कर्म दे देगा उल्टा सुल्टा, ठीक है। पहले बोल देगा कि नागरी लिपि, फिर बोलेगा ब्राह्मी लिपि, फिर बोलेगा कि सिद्ध मात्रका लिपि, ठीक है, और लास्ट में दे देगा आपको देवनागरी लिपि। और वैसे ही दूसरा क्रम दे देगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, उसके बाद दे देगा गुप्त लिपि, उसके बाद बोलेगा नागरी लिपि, उसके बाद बोलेगा देवनागरी लिपि, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को एक सही क्रम बताना होगा। इस तरीके से एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो निचोड़ क्या निकलता है दोस्तों, ठीक है, निचोड़ क्या निकलता है, आप लोगों को ये कर्म ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। इस पूरे का ब्राह्मी लिपि, ठीक है, सबसे पहले कौन सी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि आती है। उसके बाद कौन सी लिपि आती है, गुप्त लिपि आती है। कौन सी लिपि आती है, गुप्त लिपि, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को नागरी लिपि का ध्यान रखना है, और नागरी लिपि से किसका विकास होता है, आपका देवनागरी लिपि का विकास होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को किस ट्रिक से आप लोग इसे ध्यान रखोगे वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके लिए साइड में देखना आप इसको, ट्रिक को। ट्रिक में आप लोगों लिखोगे बिजी नाग देवी, ठीक है, बिजी नागी देवी, ठीक है, बिजी नागी देवी। इस ट्रिक से आप लोग इस पूरे जो ये लिपि मैंने यहाँ पे लिखाई है आपको याद रख सकते हो, इसका क्रम। अब देखो क्या क्या इमेजिन करना है आप लोगों ने कि नागी देवी है कोई, ठीक है, कोई महिला है नागी देवी, और वो आप लोग जब भी उनका नंबर क्या करते हो, ट्राई करते हो, तो उनका नंबर हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। वो बतियाते रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी के साथ भी। तो इस तरीके से आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है कि एक नागी देवी है, उनका वो क्या है, बिजी रहती है 24 घंटों, ठीक है। तो बिजी नागी देवी, तो बी से हो गया आपका ब्राह्मी लिपि, और जी से हो गया आपका गुप्त लिपि, और नागी से आप लोगों को ध्यान रखना है नागरी लिपि, और देवी हो गई आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब आप लोग अगली हेडिंग डाल दीजिए, देवनागरी लिपि का स्वरूप, ठीक है। क्या हेडिंग डालनी है, देवनागरी लिपि का स्वरूप। देवनागरी लिपि का स्वरूप। सबसे पहली बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, देवनागरी लिपि
लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। जबकि जो रोमन लिपि है वो कैसी लिपि है? वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है? देवनागरी लिपि को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। जबकि आप लोगों ने रोमन लिपि को देखा होगा, ठीक है, तो वो कैसी लिपि है? वो वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है वो मैं आप लोगों को जब क्लास होगी वर्णमाला वाली उसमें बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो इतनी सी बात आप लोगों को दोस्तों इस टॉपिक में ध्यान रखनी है। अब अगली हेडिंग जो आप लोग डालोगे वो डालोगे आप देवनागरी लिपि के गुण और दोष। एक साइड आप लोग लिखोगे क्या? गुण, और एक साइड लिखोगे आप लोग दोष। यहाँ पर भी मैं चीज़ों को बिल्कुल जिस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को लिख रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, क्योंकि यार जो ये नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, ये लूसेंट से भी हैं, ये हरदेव बहारी जी की बुक से भी है, ठीक है। तो अलग अलग सोर्स से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और सिर्फ वही कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फालतू कचरा जो है वो मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि यार मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग ना सिर्फ सटीकता के साथ पढ़े। बाकी अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो भी ट्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंप्रेशन बच्चों के सामने अच्छा पड़े वो चीज़ें, तो बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें उस कंटेंट के अंदर डाल देते हैं, तो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यार देखो आपने कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, कि बिल्कुल आप लोगों को सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है और जितना कम चीज़ें हो सकती है और जितनी सटीक चीज़ें हो सकती है वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उसको अपने माइंड में बिठाए और जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाए तो उसको करके आए, ठीक है। आपको पूरी रामायण पता है, ठीक है, पूरी चीज़ें पता है, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को सही मायने में पता होती है वो चीज़ें उस चक्कर से क्या हो जाती है, फालतू के कचरे के चक्कर से स्किप हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे देवनागरी लिपि के गुण और दोष। तो वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि यहां से गुण और दोष से कोई प्रश्न बनेगा, लेकिन टॉपिक दिया है उसने, ठीक है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसको कर लें, ठीक है। थोड़ी सी हमारी जानकारी भी बढ़ जाएगी और ये भी नहीं रहेगा कि हमने वो टॉपिक नहीं किया। तो आप लोग अब हेडिंग डालोगे देवनागरी लिपि के गुण और दोष। अब एक तो आजकल दोस्तों क्या लग रखा है, लॉकडाउन लग रखा है और बुक सेलर जो हैं उनकी शॉप क्या है, बंद है। तो अब स्याही भी जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे ही, जुगाड़ा करेंगे कि किसी की ना किसी की दुकान खुलवाएंगे बाबा, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सही काम कर रहे हैं हम लोग, और स्याही नहीं रहेगी तो मार्कर कैसे चलेंगे, और मार्कर नहीं चलेंगे तो आप लोगों तक क्लास कैसे आएगी। तो इसलिए देखेंगे कल तक।
चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग का, देवनागरी लिपि का विकास। एक साइड आप क्या करना, एक साइड लिखना आप गुण और एक साइड लिखना आप दोष। गुण और दोष दोनों को हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणों की बात करते हैं। गुणों में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक गुण लिख लिया, एक दोष भी लिख लीजिए। कुल मिलाकर 403 टाइप के वर्ण हैं होने के कारण टंकण यानी कि टाइपिंग करने में टंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। दूसरा, जो ध्वनि, गुण में आप लोगों ने लिखना है जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है, ठीक है। उसके अलावा दोष में आप लोगों ने क्या लिखना है, एक पॉइंट, सिरोरेखा जो ऊपर से खींची जाती है किसी शब्द के ऊपर, ठीक है। जो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए, अलंकरण का मतलब समझते होंगे, मतलब शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी कि वर्ण जो शब्द जो है हमारा सुंदर दिखे, ठीक है। अगर आप लोग, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, नाम ऐसा लिख लूँ इसको तो इस लग रहा है अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। सिरोरेखा का प्रयोग होता है अनावश्यक अलंकरण के लिए। उसके बाद जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी में एक चीज है कि जो बोली जाती है वही लिखी जाती है, ठीक है। सपोज दैट मैं सुनामी बोलूंगा तो सुनामी को जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, जो बोला गया है वही लिखा गया है। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में सुनामी को लिखूंगा तो उसके आगे टी आता है, ठीक है, टी आता है, और जो टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक साइड हम गुण की बात कर रहे हैं और एक साइड हम दोष की बात कर रहे हैं। चलिए उसके अलावा देखिए, इस लिपि में अखिल भारतीय बनने की क्षमता नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बस बहुत है, इतना दोष में बहुत है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने लिखनी है गुणों में, वो लिखनी है भारत की अनेक लिपियों के निकट है, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है वो भारत की और लिपियों के क्या है, अनेक लिपियों के क्या है, निकट है। बस इतने से पॉइंट आप लोगों को गुण और दोष में ध्यान रखने हैं। वैसे यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, देवनागरी का लिपि का जो विकास नहीं, ठीक है, ये हेडिंग डालना आप लोग, देवनागरी लिपि के गुण व दोष।
तो देवनागरी लिपि के गुण और दोष के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? गुण के अंदर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत प्रयुक्त होता है। उसके अलावा दोष में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि कुल मिलाकर 403 टाइप के वर्ण होने के कारण टंकन और मुद्रण में क्या होती है? समस्या होती है। उसके अलावा आप लोगों को गुण में क्या बात ध्यान रखनी है? गुण में आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। उसके अलावा जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। उसके अलावा आप लोगों को गुण में क्या बात ध्यान रखनी है कि भारत की अनेक लिपियां जो हैं वो देवनागरी लिपि के करीब है, ठीक है, उसी से मिलती जुलती है। उसके अलावा दोष में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? दोष में आप लोगों को ध्यान रखना है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए होता है। जो ऊपर से लाइन मारते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं, और इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अनावश्यक रूप से इनका क्या हो जाता है? यूज होता है। तो एक चीज भी बोली जाती है कि जब आप लोगों ने सुना होगा, जब यूपीएससी का एग्जाम देता है कोई बंदा ना, तो यूपीएससी के एग्जाम में बच्चे के पास टाइम कम रह जाता है, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो रहता है, और वहीं जो अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट होता है तो उसको 7-8 मिनट 8-10 मिनट का कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है, ठीक है। अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि हिंदी को लिखना अंग्रेजी, देखो अंग्रेजी में तो आदमी बहुत बिल्कुल एक ही फ्लो में लिख सकता है, लेकिन हिंदी में उसको बार बार कलम उठानी पड़ती है, फिर लाइन खींचनी पड़ती है। तो ये समस्याएं हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इस बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा इस लिपि में अखिल भारतीय बनने की क्षमता नहीं है, ठीक है। कुछ लिपियों से तो ये भाषा लिपि जो है मिलती है, लेकिन बहुत सी लिपियों से ये भाषा नहीं मिलती है, जिससे क्या होता है? जिससे इसका जो पूरे भारत में यूज होना पॉसिबल नहीं है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक जो बचता है देवनागरी लिपि के अंदर, तो वो आप लोगों को हेडिंग डालनी है, आप लोगों को अब देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाने वाली भाषाएं, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की क्या है दोस्तों? संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा जरा, हेडिंग डाल दीजिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। काफी हार्डनेस आ जाती है इसके अंदर। बढ़िया से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। आज एक न्यूज़ देख रहा था मैं कि जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है UKSSC, तो वहाँ के जो अभी हेड हैं, क्या नाम है उनका, संतोष बडोनी जी, तो वो आज एक चीज़ कह रहे थे कि हम क्या प्रयास करेंगे कि जो टाइम है एग्ज़ाम का वो 1.5 घंटे कर लेंगे, और जो प्रश्नों की संख्या है उनको हम लोग 80 कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा, ठीक है, जिससे क्या हो सके, बोला कि एक ही दिन में क्या हो सके, वो लोग भी चाहते हैं कि पेपर हो जाए, तो एक दिन में तीन पाली वो करवा सके, ठीक है। तो देखो क्या होता है आगे। लेकिन ये मान के चलिए कि जून जुलाई में तो आपके एग्जाम होने वाले नहीं है, ठीक है। जून जुलाई जो होगा अगस्त के बाद ही होगा। लेकिन अपने आप को तब तक, जो आपके पास ये हथियार है, अपने तर्कस में तीरों को संजोए रखें, जो इन टॉपिक रूपी तीरों को आप लोग संजोए रखें अपने तर्कस में, और जब बारी आए मारने की तो धड़ाम धड़ाम मार लेना, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। तो ये भाषाएं कौन कौन सी है? संस्कृत, दूसरा आपका पाली, तीसरा आपका हिंदी, आपका मराठी में कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी लिपि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में आप लोग ध्यान रखना। कोंकणी, आपका सिंधी, आपका कश्मीरी, आपका नेपाली जो है वो भी, ठीक है, नेपाली,
उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है गढ़वाली, बोडो, आपका मगही, आपका अंगिका, आप लोगों की जो भोजपुरी है, आप लोगों की मैथिली और संथाली, ये कुछ भाषाएं हैं। और आप लोग देखना जो छूट गई होगी उसे आप नेट से कर लेना, थोड़ा सा इतना सा काम है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ मुख्य भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपकी संस्कृत, आपकी पाली, आपकी गढ़वाली, आपकी बोडो, आपकी मगही, आपकी कोंकणी, भोजपुरी, कश्मीरी और संथाली, मैथिली और नेपाली। ठीक है, इतनी सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आज हमारा पूरी तरीके से देवनागरी लिपि का जो विकास वाला जो टॉपिक है, देवनागरी का लिपि के गुणदोष, देवनागरी के लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, वो हमने आज पूरी पढ़ ली है। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है दूसरा भी। अब इसके अंदर जो कल से शुरू होगा वो है वर्णमाला। ठीक है, 1 या 2 दिन हमारे वर्णमाला पे लगेंगे, जिसके अंदर हम स्वर और व्यंजनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक भी 2 टॉपिक हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और लगभग जो इन 2 टॉपिकों के अंदर 10 सब टॉपिक थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके होंगे आने वाले 2-3 दिनों में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से शाम की उत्तराखंड वाली वीडियो में।